नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तालीकोटा के युद्ध के विषय में। देखिए, तालीकोटा का युद्ध जो कि 1565 में विजयनगर साम्राज्य और संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था। इसमें जो है विजयनगर साम्राज्य की बुरी तरह से हार होती है और आगे चल करके कुछ ही वर्षों में विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होना चालू हो जाता है। तो इस युद्ध के बारे में जानेंगे, आखिर क्या कारण थे इस युद्ध की घटनाओं के बारे में जानेंगे और युद्ध का परिणाम क्या रहा। इन सब टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो कि हमारे भारतीय इतिहास का सबसे भयंकर युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ था। निर्ममता पूर्वक जो विजयनगर क्षेत्र था उसको लूटा गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी उस समय विजयनगर हुआ करती थी, तो उस नगर को निर्ममता पूर्वक लूटा गया था। जो भी इस युद्ध में विजेता हुए थे उनके द्वारा उस नगर को काफी लूटा गया था। इस युद्ध को, तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। देखिए, जो तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था वो राक्षसी और तंगड़ी, ये दो अलग अलग गांवों का नाम था। राक्षसी गांव और तंगड़ी गांव, इन दोनों गांव के बीच में तालीकोटा क्षेत्र में ये युद्ध लड़ा गया था। तो तालीकोटा के क्षेत्र में लड़ा गया था, इस कारण से तालीकोटा का युद्ध। राक्षसी और तांगड़ी गांवों के बीच में लड़ा गया था, इस कारण से राक्षसी और तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र था तालीकोटा का क्षेत्र, उसको बन्नी हट्टी के नाम से भी जाना जाता रहा है, तो उसको जो है बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध लड़ा गया था 23 जनवरी 1565। 23 जनवरी 1565 के दिन में ये भीषण युद्ध लड़ा गया था। कई सारी पुस्तकों में आप लोगों को 25 जनवरी भी देखने को मिलेगा। अधिकांशतः पुस्तकों में 23 जनवरी 1565 ही दिया हुआ है, लेकिन कुछ में जो है 25 जनवरी भी दिया हुआ मिलता है। अब देखते हैं ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। जैसा मैंने शुरू में बताया, विजयनगर साम्राज्य और संयुक्त सेना के बीच। देखिए, एक तरफ तो था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जिसमें सेना का नेतृत्व किया था राम राय ने। राम राय, जिसको राम राजा भी लिखा गया है कुछ एक पुस्तकों में, अधिकांशतः राम राय लिखा गया है। ये जो है विजयनगर साम्राज्य का सेनापति कह लो, प्रधानमंत्री कह लो, लगभग सब कुछ था। जो विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था ना उस समय, तालीकोटा के युद्ध के समय, वो था सदाशिव। सदाशिव जो कि तुलु वंश का था। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, सालुव, तुलु और अरविडु। तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य के तीसरे राजवंश तुलु वंश का शासक था सदाशिव, जो कि बिल्कुल अयोग्य था। वो जो है कुछ नहीं करता था, सारा दारोमदार होता था राम राय के ऊपर। राम राय ही जो है सब कुछ करता था, वही सारे डिसीजन लेता था। तो विजयनगर साम्राज्य, इसमें सेना का नेतृत्व किसने किया? राम राय। वही दूसरी ओर थे जो बहमनी साम्राज्य से टूटकर बने हुए 4 राज्य, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर। देखिए, बहमनी साम्राज्य से टूटकर एक और राज्य बना था बरार। बरार जो है इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। तो इतना चीज याद रखिएगा, किनके मध्य हुआ था? विजयनगर साम्राज्य, नेतृत्व करता था राम राय, उसका शासक कौन था? सदाशिव। किस वंश का था? तुलु वंश का था। और उनके विरोध में कौन थे? बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर, इनकी संयुक्त सेना। एक तरह से इनको हम महासंघ भी कह सकते हैं। इनका नेतृत्व कर रहा था अली आदिल शाह। अली आदिल शाह जो कि बीजापुर राज्य का सुल्तान था। अब थोड़ा सा हम लोग जो है देख लेते हैं इस युद्ध के कारण क्या थे। मतलब कि ऐसा क्या कारण हुआ कि ये जो चारों राज्यों को संयुक्त रूप से एक महासंघ का गठन करके विजयनगर के ऊपर आक्रमण किया। तो ऐसा क्या कारण था, उसको अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब सदाशिव तुलु वंश का शासक बनता है तो ये जो है बड़ा अयोग्य होता है, उतना योग्य होता नहीं है। तुलु वंशीय शासक कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है कृष्णदेव राय को, तो उसी का वंशज था सदाशिव। ये जो है बिल्कुल अयोग्य था। सारा दारोमदार, मतलब कि साम्राज्य की संचालन की जिम्मेदारी 3 लोगों के ऊपर थी। उन 3 में से एक था राम राय।
राम राय जो है सर्वोच्च था, मतलब कि सर्वे सर्वा बन जाता है राम राय। लेकिन शासक कौन होता है? सदाशिव। ये जो है बिल्कुल कठपुतली के समान होता है। सदाशिव जो भी काम है वो राम राय ही करता है, वही सब कुछ करता है। किससे युद्ध करना है, राज्य में क्या करना है, सदाशिव ही करता है। और इस समय राम राय ही करता है। सदाशिव के समय जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है। इनका जो मान सम्मान है उसको काफी ठेस पहुंचा हुआ होता है। तो राम राय क्या करता है, ये जो है आसपास के जो मुस्लिम राज्य होते हैं, जो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, इनके जो आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू कर देता है। और ये जो चीज है विजयनगर साम्राज्य के विपरीत था। मतलब कि विजयनगर साम्राज्य के जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने कभी भी इस टाइप का काम नहीं किया था। वो लोग जो है दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन राम राय ये क्या करता है, अपने पड़ोसी राज्यों जो मुस्लिम राज्य थे, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बरार, उनके आंतरिक मामलों में दखल देना चालू कर देता है। और वो क्या करता है, प्रारंभ में, शुरू में तो जो बीजापुर है, बीजापुर के खिलाफ गोलकुंडा और अहमदनगर से संधि कर लेता है। मतलब कि बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा और अहमदनगर से संधि कर लेता है, उनसे मित्रता कर लेता है और बीजापुर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। ये तीनों कौन कौन? गोलकुंडा, अहमदनगर और विजयनगर, ये जो है बीजापुर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। कुछ समय बाद आगे चल करके फिर विजयनगर क्या करता है, मतलब कि राम राय ये जो है बीजापुर और गोलकुंडा, इन दोनों के साथ मिल करके अहमदनगर के विरुद्ध संधि कर लेता है। देखिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले राम राय क्या करता है, बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा और अहमदनगर से संधि कर लेता है और बीजापुर पर तीनों आक्रमण कर देते हैं। कुछ समय के बाद अहमदनगर के विरुद्ध राम राय जो है बीजापुर और गोलकुंडा इन दोनों से संधि करता है और तीनों की संयुक्त सेनाएं, मतलब कि राम राय जो कि अपनी विजयनगर की सेना का नेतृत्व करता है, बीजापुर, गोलकुंडा, ये तीनों मिलकर के अहमदनगर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस बार, मतलब कि जब अहमदनगर पर आक्रमण किया जाता है तो विजयनगर की सेना द्वारा वहां पर जो मस्जिदें होती है उनको नष्ट किया जाता है, काफी बर्बरता पूर्वक अहमदनगर को लूटा जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले राम राय ने बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा, अहमदनगर से संधि की, दूसरी बार अहमदनगर के विरुद्ध बीजापुर और गोलकुंडा से संधि की। इसके अलावा उस टाइम पे पुर्तगालियों का भारत में आगमन हो चुका था, तो पुर्तगालियों से भी एक संधि करता है राम राय, जिसके संधि के तहत ये होता है कि पुर्तगाली जो है बीजापुर राज्य को घोड़ों की आपूर्ति बंद कर देंगे। मतलब कि जो पुर्तगाली थे वो बीजापुर को घोड़े दिया करते थे, घोड़े बेचा करते थे, तो पुर्तगालियों से संधि करता है और बीजापुर को घोड़े बेचने से मना कर देता है। मतलब कि बीजापुर को घोड़े नहीं मिलेंगे तो वो युद्ध नहीं कर पाएगा, दूसरे काम नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप की कई सारी चीजें जो है राम राय करने लगता है। मतलब कि एक दूसरे के विरुद्ध जो है लड़वाते रहता है, कभी बीजापुर का साथ देगा, कभी अहमदनगर का साथ देगा। तो आगे चल करके ये लोग जो है समझ जाते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य का राम राय है वो हम लोग को आपस में लड़ा करके मरवा डालना चाहता है, हम लोगों को नष्ट कर देना चाहता है ताकि वो जो है हमारे राज्य पर अधिकार कर ले। तो ये लोग फिर है एक महासंघ का निर्माण करते हैं। मतलब कि चारों जो है मिल जाते हैं, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर। मतलब कि ये चारों जो हैं विजयनगर के विरुद्ध संधि कर लेते हैं। जैसे पहले मैंने बताया विजयनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये लोग जो है अहमदनगर के विरुद्ध संधि कर रहे थे, तो कभी बीजापुर के विरुद्ध संधि कर रहे थे। तो अब ये लोग मिलकर के विजयनगर के विरुद्ध एक संधि कर लेते हैं कि अब जो है हम विजयनगर को नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ कौन कौन है, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर। देखिए पांचवा एक राज्य था बरार। बरार जो है इस महासंघ में शामिल नहीं था। ये भी जो है कई बार पूछा गया है कि इन 5 राज्यों में से कौन सा राज्य इस महासंघ का हिस्सा नहीं था, तो बरार इसमें शामिल नहीं था। इसका कारण था गोलकुंडा और बरार के बीच पारस्परिक शत्रुता चल रही थी, तो इस कारण से जो है बरार इस महासंघ में शामिल नहीं होता है। तो ये 4 लोग मिलकर के महासंघ का निर्माण करते हैं, किसके विरुद्ध, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध। तो अब क्या होता है, युद्ध का तात्कालिक कारण देख लेते हैं। मतलब कि युद्ध किस टाइप से शुरू हुआ। तो देखिए अली आदिल शाह जो कि इस महासंघ का नेतृत्व करता था, बीजापुर का सुल्तान था, तो
तो अली आदिल शाह राम राय से जो रायचूर और मुदगल के किलों को वापस मांगता है। देखिए रायचूर और मुदगल का किला, ये जो दोनों क्षेत्र है ना, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य में स्थित थे और इनको लेकर के दोनों के मध्य बहुत बार लड़ाई हो चुकी थी। आगे चल करके इन राज्यों के साथ भी बहुत लड़ाइयां हो चुकी थी। जो रायचूर का दोआब है वो काफी महत्वपूर्ण था, काफी मतलब बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था रायचूर का दोआब, तो ये काफी महत्वपूर्ण था। वैसे ही मुदगल का किला ये भी काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था, तो इसके लिए जो है लड़ाइयां होती रहती थी। तो ये जो है इस समय रायचूर का दोआब और मुदगल का किला ये जो है विजयनगर के अधीन था इस समय। तो अली आदिल शाह ये जो है राम राय से रायचूर का दोआब और ये जो मुदगल का किला, रायचूर और मुदगल के किलों की मांग करता है, लेकिन राम राय जो है इसको मना कर देता है, देने से मना कर देता है, इस मांग को ठुकरा देता है। तो इससे जो है अली आदिल शाह क्रोधित हो जाता है और उसको एक बहाना मिल जाता है विजयनगर साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए। तो बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर इन चारों की संयुक्त सेना विजयनगर की ओर बढ़ती है और कहां आती है, राक्षसी तंगड़ी के बीच, मतलब कि राक्षसी और तंगड़ी गांव के बीच में इकट्ठा होती है और वहीं पर 23 जनवरी 1565 को युद्ध आरंभ हो जाता है दोनों सेनाओं के मध्य। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य, दूसरी तरफ संयुक्त सेना। युद्ध के प्रारंभिक क्षणों में ऐसा जान पड़ता था कि जो संयुक्त सेना है वो बुरी तरह से हार जाएगी, लेकिन आगे चल करके जो संयुक्त सेना थी उन्होंने तोपों का प्रयोग किया। तोपों के प्रयोग से विजयनगर का जो सेना था उसमें हाहाकार मच गया और राम राय को पकड़ लिया गया। शुरू में जो है ये लोग हार रहे थे, मतलब कि विजयनगर शुरुआत में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, जीत रहा था विजयनगर साम्राज्य, लेकिन आगे चल करके अली आदिल शाह द्वारा जो है तोपों का प्रयोग किया जाता है जिससे विजयनगर साम्राज्य की सेना में हाहाकार मच जाता है और राम राय को पकड़ लिया जाता है और इसको जो है युद्ध क्षेत्र में ही घेर कर मार दिया जाता है। याद रखेंगे, युद्ध क्षेत्र में ही राम राय मार दिया जाता है और इस समय राम राय की उम्र जो है 70 वर्ष की थी, मतलब कि वो जो है बूढ़ा हो चुका था, 70 वर्ष का था राम राय। और राम राय की हत्या इस युद्ध में हुसैन शाह ने की थी। नाम याद रखेंगे, हुसैन शाह। ये जो हुसैन शाह है ना, ये अहमदनगर का था। हुसैन शाह ये जो है मार देता है राम राय को। देखिए राम राय के प्रति जो है इनके अंदर काफी गुस्सा भरा रहा होगा, क्योंकि देखिए पहले जो है ये बीजापुर के विरुद्ध गोलकुंडा और अहमदनगर से मिल गया था, आगे चल करके अहमदनगर के विरुद्ध बीजापुर गोलकुंडा से मिल गया था। इसके अलावा कई बार राम राय ने जो है इन राज्यों को युद्धों में परास्त कर रखा था। तो इन राज्यों के जो भी सुल्तान रहे होंगे उनको जो है राम राय के प्रति काफी क्रोध रहा होगा, तो उसको जो है युद्ध क्षेत्र में ही पकड़ करके उसकी हत्या कर दी जाती है। तो किसने हत्या की थी राम राय की? हुसैन शाह ने। हुसैन शाह जो कि अहमदनगर का था। तो इस प्रकार से जो है इस युद्ध में, तालीकोटा के युद्ध में संयुक्त सेना की जीत होती है। और इसके बाद क्या होता है, संयुक्त सेना मतलब कि जो विजयी सेना है वो लोग जो है विजयनगर, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो कि काफी भव्य माना जाता था, उस टाइम के भव्य नगरों में से एक माना जाता था। जितने भी विदेशी यात्री यहां आए विजयनगर साम्राज्य में भारत की यात्रा पर, उन्होंने जो है विजयनगर की बहुत प्रशंसा की है। कईयों ने तो ऐसा लिखा है कि ये दुनिया का सबसे सुंदर नगर है, सबसे भव्य नगर है। तो जब ये लोग जीत जाते हैं तो विजयनगर में लूटपाट शुरू कर देते हैं। विजयनगर को पूरी तरह से लूटा जाता है। लगभग 5 महीने तक विजेता शासक, उनकी सेनाएं वहां पर लूटपाट करती है और 5 महीने के बाद जब चारों सुल्तान विजयनगर से बाहर निकलते हैं अपने लूटे हुए माल के साथ, तो जो विजयनगर है वो पूरी तरह से खंडहर हो चुका होता है। अब देखिए ये जो युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, उसमें राम राय ने भाग लिया था, राम राय ने नेतृत्व किया था। सदाशिव, इसका जो है कोई लेना देना नहीं था, मतलब कि ये जो है सारा चीज छोड़ दिया था राम राय के ऊपर कि तुम चाहे जो करो, तुम्हारी मर्जी, इस टाइप से। तो जो सदाशिव है, जब इसको पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य हार गया है, तो सदाशिव जो है अपने जो भी इसके सुरक्षा गार्ड होते होंगे उन सब के साथ जो है सुरक्षित रूप से विजयनगर से बाहर निकल जाता है। इसका एक जो है खास था तिरुमल, इसका नाम याद रखेंगे, तिरुमल। तो उसकी सहायता से ये जो है यहां से निकल जाता है, विजयनगर से निकल करके कहां जाता है, पेनुकोंडा पहुंचता है।
पेनुकोंडा और इसको अपनी राजधानी बना करके वहां शासन करने लगता है। कौन? सदाशिव। क्योंकि सदाशिव का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था और वो जो है इस युद्ध में भाग भी नहीं लेता है, रामराय ने ही यहां भाग लिया था। वो तो अपना मस्त राजधानी में अपने राजमहल में रहा होगा। जब उसको पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य की हार हो रही है तो वो जो है वहां से सुरक्षित रूप से निकल जाता है और उसके बाद फिर ये लोग पहुंच जाते हैं बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर के सुल्तान विजयनगर को पूरी तरह से लूटते हैं। जो भी वहां से धन संपदा प्राप्त होता है सबको अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और नगर में जो भी दिखता है उसको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो सदाशिव जो है सुरक्षित निकल जाता है और कहां पहुंचता है? पेनुकोंडा। पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बना करके वहां अपना शासन करना चालू करता है। लेकिन 1570 में ये जो तिरुमल है ना, जो इसका खास था सदाशिव का, और तिरुमल की सहायता से ही पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाकर इसने शासन शुरू किया था सदाशिव ने। तो आगे चल करके तिरुमल क्या करता है? सदाशिव को अपदस्थ कर देता है और खुद राजा बन जाता है और विजयनगर साम्राज्य के चतुर्थ राजवंश अरविडु वंश की स्थापना करता है, जो कि आगे लगभग 1650 तक अपना धीरे धीरे चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये पूरा था तालीकोटा का युद्ध। देखिए, तालीकोटा के युद्ध के बाद जो है विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से पतन नहीं हुआ, लेकिन वो जो है शक्तिहीन हो गया। जो तिरुमल है ये पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाकर वहां शासन करता रहता है 1650 तक, लेकिन उनकी स्थिति जो है काफी खराब रहती है, शक्तिहीन हो चुका होता है, कुछ करने के लायक नहीं होता है। लगभग वो जो है पतन की ओर अग्रसर होना चालू हो जाता है और 1650 में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो इतना सब कुछ याद रखिएगा। यहाँ बोर्ड पर मैंने जो भी लिखा है वो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। तो आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।